प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस में। मेरा नाम है हितेश और जिन भी प्यारे साथियों का भाई क्लास 10th में है और अगर आपका 25 फरवरी को पेपर होने वाला है तो आज की ये क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे प्यारे साथी, अगर आपको लग रहा है डर या फिर हो रही है टेंशन, तो होनी भी चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। और हमको टेंशन इस वजह से होनी चाहिए क्योंकि हमने अभी क्वेश्चंस नहीं तैयार किए हैं, है ना। तो आपके हितेश भैया ने विज्ञान के पेपर में आने वाले 25 फरवरी को आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में आएंगे, वह सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस क्लास में प्यारे साथी शामिल कर लिए हैं। आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक वह क्वेश्चंस करा देने वाला हूं जिनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, डेफिनेटली इससे बाहर आपके पेपर में देख लेना कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। और ये वह क्वेश्चंस हैं जो लगातार आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। और इसी क्लास में प्यारे साथी, जो भी प्यारे साथी क्लास 10th के हैं, उन सभी के लिए हम लोगों ने हमारी टीम ने एक सरप्राइज रखा है, ठीक है। और वह सरप्राइज क्या है? वह सरप्राइज कुछ इस तरीके से, अगर आप क्लास को स्टार्ट से लगाकर एकदम एंड तक देखोगे, मतलब अगर आपने ये टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार कर लिए पेपर से पहले, तो 20 में 20 पूरे नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके लिए हमने एक सरप्राइज रखा है, हर वह स्टूडेंट्स के लिए रखा है जो बोर्ड में भाई 80 से ज़्यादा नंबर लाना चाहता है, 85 नंबर लाना चाहता है, 90 नंबर लाना चाहता है और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहता है। देखो, क्लास 10th में अगर आपके पास कम समय है तो ऐसा नहीं कि आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते, आप अच्छे नंबर ला सकते हो, डेफिनेटली आप ला सकते हो। बस आपको धैर्य रखना है और आपको पढ़ते रहना है और ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आएंगे एकदम पेपर में, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो प्यारे साथी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की आपके हितेश भैया की गारंटी है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से कहाँ तैयार करने हैं, ठीक है। हम वह सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न नोट करिए प्यारे साथी। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है और बताइएगा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न नोट करिए, क्या कह रहा है कि जंग का रासायनिक सूत्र होता है। बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइए भाई कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए, तो यहां से आप लोग लगाएंगे Fe2O3 .XH2O, ठीक है। मतलब Fe2O3 .XH2O का मतलब ये होता है कि जो हमारी जंग होती है, इसमें जल के जो भी अणुओं की संख्या होती है वह निर्धारित नहीं होती कि जल के अणु इसमें कितने होंगे। और शायद सभी को पता है कि जो जंग लगती है वो लोहे के ऊपर लगती है, तो Fe जो होता है ये हमारे लोहे का सूत्र होता है, आयरन का सूत्र होता है, ठीक है। तो Fe2O3 .XH2O मतलब कि जो भी हमारे जल के अणुओं की संख्या है वह निर्धारित नहीं है, किसमें? जंग की प्रक्रिया में। ओके, तो ऑप्शन नंबर आप लोग गा को बिल्कुल सही कर लेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न जो कि है अभिक्रिया के रूप में है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि जब जिंक धातु H2SO4 के विलयन से अभिक्रिया करती है तो प्यारे साथी यहाँ पर देखिएगा ZnSO4 बनता है और साथ ही साथ आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। देखो, कितने बार ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ ये रिएक्शन आपकी कैसी है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब जिंक धातु हाइड्रोजन से क्रिया कर रही है तो हाइड्रोजन इस विलयन को छोड़ करके बाहर निकल जा रहा है और जिंक इस विलयन में आ जा रहा है। आपने देखा कि जिंक इस विलयन में आ गया है SO4 के साथ में, जिंक SO4 के साथ में चिपक गया है और H2 जो है ये आपका बाहर निकल गया है ना। जिंक SO4 के साथ में चिपक गया है, H2 बाहर निकल गया है और ZnSO4 बन गया है और H2 आपका बाहर निकल गया है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक उस कम अभिक्रियाशील अभिकारक को उसी के विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। BaCl2 जब Na2SO4 से अभिक्रिया करता है तो ये आपका बनता है, यानी कि BaSO4 और NaCl आपका बनता है। तो बताना है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये हमारी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, 3 क्वेश्चंस को आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में भाई कितने बार पूछे गए हैं, है ना। हर वह क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बेहद खास और 25 फरवरी को एकदम डायरेक्ट आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे अब आगे के क्वेश्चंस, है ना, जिनको आप बहुत अच्छे से एकदम रट के पेपर से पहले जाइएगा। तो यहाँ से आप लोग बात करते हैं भाई साहब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की।
तो प्रश्न नंबर देखिए 4 क्या कह रहा है कि जब हम लोग Fe2O3 को एल्युमिनियम के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए Al2O3 बनता है और आपका Fe धातु जो होती है वह बाहर निकलती है। कह रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो, जब हम लोगों की फेरस ऑक्साइड Fe2O3 एल्युमिनियम की धातु से अभिक्रिया कर रही है तो एल्युमिनियम की धातु जो है वह इसके विलयन में आ जा रही है और Fe धातु हमारी बाहर निकल जा रही है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हमने अभी समझा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये हमारा घ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। हमारा प्रश्न नंबर 5 क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का, सिंपल है एकदम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का डायरेक्ट रासायनिक सूत्र आपको बताना है। प्यारे साथी, अगर मैं बात करता हूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, इसको हम लोग पीओपी बोलते हैं। ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जो पीओपी हमारा होता है, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है मेरे प्यारे साथी क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल हमारा यहां से सही हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि शुद्ध जल का पीएच मान। ठीक है, देखो पीएच आपको कुछ इस तरीके से पेपर में दे रखेगा, इंग्लिश में पीएच लिखा होगा। ओके, तो शुद्ध जल का पीएच मान 2022-25 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पेपर में आया। फिलहाल शुद्ध जल के पीएच मान की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथी, तो आप सभी को पता होगा कि शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी 7 होता है। 7 से अगर भाई कम है, 7 से अगर कम है तो हमारा अम्लीय होगा, है ना, सभी को पता होना चाहिए। और अगर 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो वह विलयन हमारा कैसा होगा, वह विलयन हमारा क्षारीय होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप सभी प्यारे साथियों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो शुद्ध जल के अगर मैं पीएच मान की बात करता हूं तो मेरे प्यारे साथी यहां से आप लोग बिल्कुल सही करेंगे, अपना ऑप्शन नंबर ख को बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, ना बिल्कुल क्षारीय ना बिल्कुल अम्लीय, एकदम बीच में होता है। H2SO4 के विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखो, H2SO4 हमारा एक अम्लीय विलयन है। कैसा विलयन है भाई, अम्लीय विलयन है। ठीक है, तो अम्लीय, अगर मैंने आपको बताया था जब भी कभी अम्लीय विलयन होता है तो उसका जो पीएच मान होता है ना, पीएच मान वो कितना होता है, तो आप कहेंगे वह 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम। ओके, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण आपका 10⁻⁻5 दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि इसके पीएच मान कितना होगा। इसका पीएच मान आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में बताना इसका पीएच मान कितना है। क्वेश्चन कह देगा कि बताना है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁹ मोल है, तो बताना इसका पीएच मान कितना होगा। मैं आपको एक बार ऑप्शन दिखाता हूं और टिक भी लगवाऊंगा, और साथ ही कैसे इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे उसका मैं तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल पहले मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं और क्या होगा इस विलयन का, मतलब इस 10 की घात जब आपका -9 मोल आपका हाइड्रोजन आयन सांद्रण दे दिया जाए तो पीएच मान आपका क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, ऑप्शन दिखाएंगे और सॉल्व भी करके बताएंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूं कि इसका पीएच मान प्यारे साथी कितना होगा, तो पीएच मान इसका 9 होगा। ठीक है, पीएच मान कितना होगा, 9 होगा। अब देखो यार, आपको मैं बताता हूं पीएच मान 9 कैसे होगा। देखो, हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी आपका कितना दे रखा था भाई, H+ आपका दे रखा था हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁹ मोल। ठीक है, ये आपका दे रखा था। अब देखो, यहां से आप चाहो तो एकदम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो पेपर में। जब भी कभी आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण दे दिया जाए तो आपको जो ये -9 होता है, बस इसको क्या कर देना होता है, इसको आपको धनात्मक में ले आना होता है। यानी आपको सिंपल है कि ये ऋणात्मक में दे रखा है, इसको आप धनात्मक में ले आएंगे और आपकी संख्या वही रहेगी, है ना, बस इसको धनात्मक में कर देना है और आपका आंसर जो भी है पार्टिकुलर वो आपका बिल्कुल सही आएगा, है ना। जैसे ये हमारा -9 है, इसको मैंने धनात्मक कर दिया तो ये हमारा 9 आ गया। अब ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है पर वो 10 की घात में होनी चाहिए। जो घात वाली होगी उसको हम बिल्कुल धनात्मक में कर देंगे और उसको मेन रूप में ले आएंगे। बस उसको घातों में नहीं रहने देना, उसको मेन रूप में ले आना है और बस वही हमारा पीएच मान हो जाएगा, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। अब मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट है और दूसरा अगर मैं तरीका बताऊंगा तो आप उसमें उलझ जाएंगे। फिलहाल आप इसी तरीके से समझो और पेपर में अगर कोई हाइड्रोजन आयन सांद्रण दे दिया जाए तो आपको इसी तरीके से करके आना है। ठीक है, फिलहाल इसको अच्छे से नोट कर लो, जिस तरीके से मैंने बताया उसको बस याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। देखो यहाँ पर बात की गई है अम्लीय लवण की, ठीक है। देखो यहाँ पर NaCl, NaHSO4, Na2SO4 और KCN आपका दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ भाई अम्लीय लवण कौन सा है, तो देखो NaHSO4 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका एक अम्लीय लवण है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 हमारा कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ है। देखो जल को हम लोग क्या करते हैं भाई, जीवाणु रहित करते हैं, तो इसमें हमारा उपयोगी पदार्थ आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर हमारा उपयोगी पदार्थ होगा। तो आप लोग ब्लीचिंग पाउडर को बिल्कुल सही करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर घ को आप बिल्कुल सही करेंगे। इसके बाद अगर मैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं तो कह रहा है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की जो परत बनती है ना, परत को बनना है ना, एल्युमिनियम की सतह पर जो ऑक्सीजन की जो परत बनती है उस परत का बनना कहलाता है। तो उस परत का बनना क्या कहलाता है, ठीक है। देखो 2022, 2023, 2024 में क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा गया है, और अगर ये क्वेश्चंस आप बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, जो भी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को करने के साथ साथ इनकी 1 से 2 बार रिवीजन या प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस पेपर तक आपको तैयार रहेंगे, है ना। तो कभी भी आप इस क्लास को देख रहे हो बहुत अच्छे से देखना प्यारे साथी, और आप सभी के लिए हमारी पूरी टीम ने जो सरप्राइज है ना उसको आप जरूर समझना। अगर आपने सरप्राइज को समझ लिया ना तो आपके पास कितना भी समय है, और उस समय में अगर आपने सही से चीज़ें की, सही से आपने पढ़ाई की, तैयारी की, देखो पढ़ना तो पड़ेगा अगर आपको अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। देखो बोर्ड एग्जाम में अगर आप 85 प्लस, 80 प्लस, 89, 90 या 90 प्लस या 95 नंबर एक बार मेहनत करके ले आते हो ना, तो आप अपने पेरेंट्स की खुशी देखना एक बार, ठीक है। और आपके हितेश भैया ना ये खुशी कायम करा के रहेंगे, इस खुशी को जरूर कायम कराएंगे। बस करना क्या है मेरे प्यारे साथी, बस आपके पास कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए पेपर से पहले होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं तो आपको एमसीक्यू इस क्लास में करा दूंगा, लेकिन आपके पास हर सब्जेक्ट में आपको बेहतर नंबर लाने हैं, तभी जाके आपके पेरेंट्स का नाम रोशन होगा। और ऐसे में हमारी पूरी टीम ने मिलकर, प्यारे साथी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम ने मिलकर, प्यारे साथी आप सभी के हितेश भैया ने मात्र 100 छात्रों के लिए, केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर लेकर के आए हैं, या फिर कह सकते हो कि हमारा एक मिशन था कि भाई हमने अच्छे नंबर लाए थे, या फिर हम भी जब क्लास 12th में थे या फिर 10th में थे तो बहुत अच्छे नंबर लेकर के आए थे, और हमने जैसे तैयारी की थी ना बस उसी तरीके से जो चीज़ें हमें मिली थी वही तरीके से हम आपको बताने वाले हैं प्यारे साथी। देखो यार आपको क्या करना है कि आपका 18 फरवरी से पेपर लगा है, लेकिन अगर आप 5 दिन पहले भी इस ई बुक को ले लेते हो और इस ई बुक को एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हो तो इसमें आपको सारी चीज़ें बाकायदा मिल जाएंगी मेरे प्यारे साथी। इसमें आपको 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे कि अगर आप साइंस की बात करते हो श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, और ये विद सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, मतलब बाकायदा नोट्स के साथ मिलेंगे। और मेरे प्यारे साथी 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर होंगे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, इसी के साथ साथ इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना। सिलेबस भी इसमें पता चल जाएगा, और प्राइस एक सब्जेक्ट का मेरे प्यारे से इतना कम है कि आप लोग इसको अभी के अभी ले लेंगे। जो भी प्यारे साथी एक बार अपने पेरेंट्स को नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने पूरे विलेज में, अपने पूरे भाई साहब जहां पर भी रहते हो, आप एक बार सोच के देखो, जिस दिन आप 80 से ज़्यादा 85, 90 नंबर लेकर के आओगे, और देखो डरना नहीं है कि हमारे पास कम समय बचा, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो 5 दिन में भी पढ़ के बहुत से ऐसे छात्र हैं जो नंबर लेकर आए हैं, और उसी के बेसिस पर मैंने ये ई बुक आपकी डिज़ाइन की है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से हेल्पफुल मिलेंगी प्यारे साथी, एक बार इसको ले लोगे ना तो आप फायदे में रहोगे। और हम तो कह रहे हैं भाई हमने हर सब्जेक्ट की ई बुक रेडी कर दी है। हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, बेस्ट ई बुक फॉर क्लास 10 एवरी सब्जेक्ट। न्यू ईयर ऑफर है भाई, 15 रुपए की एक ई बुक मिल रही है, 5 सब्जेक्ट की 75 रुपए की है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि भाई जाइएगा और तुरंत ले लीजिएगा। अब आता है बात कि भाई जी मिलेगी कहाँ से, भैया जी मिलेगी कहाँ से ये। हमने मान लीजिए आपने ई बुक लेने का सोच लिया है, हम 15 रुपये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम 15 के हम 50 दे देंगे, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा 50 मत दो, आप मेरी बात समझो, आप 75 रुपये में सारी ले लो, और 75 रुपये आपको ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगे, मेरी गारंटी है। मैंने बहुत मेहनत करके हमारी टीम ने पूरी चीज़ें रेडी की हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एक सब्जेक्ट के अंदर, और अगर आप सभी सब्जेक्ट की लोगे तो सभी सब्जेक्ट की मिलेंगी। फिलहाल एक सब्जेक्ट का प्राइस हमने केवल 15 रुपये रखा है, ताकि हर स्टूडेंट्स इसको खरीद सके, ठीक है। लेना कहाँ से है भाई साहब, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, सभी लोग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में जाना, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एवरी ई बुक का लिंक मिलेगा, ठीक है। एवरी ई बुक का आपको मिलेगा लिंक,
वहाँ से आप लिंक पर पर्टिकुलर क्लिक करेंगे, आपको हिंदी, ठीक है, साइंस, आपको इंग्लिश, आपको मैथ, ठीक है, और आपको सोशल साइंस का भी ई बुक मिल जाएगा, ठीक है। एवरी सब्जेक्ट का ई बुक मिल जाएगा, और हो सकता हो सोशल साइंस पर अभी वर्क चल रहा हो, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ी दिन बाद देख रहे होंगे तो आपको उसका भी, सोशल साइंस का भी ई बुक आपको मिल जाएगा फिलहाल। तो ये है एक बेसिक सा सरप्राइज आप सभी के लिए, है ना, कि अगर आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हो, 90 से जब नंबर ज़्यादा लाना चाहते हो, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, ठीक है। वापस से हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पर, और सभी लोग जाना यार इसको जरूर ले लेना, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम अपने पेरेंट्स का नाम जरूर रोशन करके रहेंगे, अपने एरिया में अपने पेरेंट्स का नाम हम जरूर रोशन करके रहेंगे, ताकि एक ही बार मौका मिला और एक ही बार में हम बेहतर अंक लाएंगे। बस जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक है और आसानी से ले लेना यार, है ना, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। फिलहाल क्वेश्चन हमारा था कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की जो परत चढ़ जाती है ना, तो वो क्या कहलाता है, ठीक है। देखो एल्युमिनियम की सतह पर जब हम लोग ऑक्सीजन की जो परत चढ़ जाती है ना, तो आपने घर में सुना होगा कि उसको हम लोग कभी कभी क्या होता है कि जब लोहे के ऊपर जंग लग जाती है ना, तो उसको जंग कहते हैं भाई। लोहे के ऊपर भूरी कलर की परत चढ़ जाती है तो उसको जंग लगना कहते हैं। इसी तरीके से एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की जो परत चढ़ जाती है उसको हम लोग एनोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथी? एनोडिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर का को बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। 22, 23, 24 में हमारा क्वेश्चन बराबर पूछा गया पेपर में। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से निकलने वाली गैस कौन सी होती है। जब हम लोग जिंक धातु यानी Zn धातु की, है ना, Zn धातु पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ठीक है, की क्रिया से जब H2SO4 को हम लोग जिंक के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, तो इससे निकलने वाली जो गैस होती है वह हमारी कैसी होती है। बात करेंगे वह गैस हमारी कैसी होती है, चलिए देखते हैं। तो अगर मैं गैस की बात करता हूं प्यारे साथी, तो आप सभी को पता है कि भाई जब जिंक पर हम लोग H2SO4 की विलयन डाल देते हैं या फिर जिंक की क्रिया H2SO4 के विलयन से करा देते हैं तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, ठीक है। तो अम्ल से कौन सी धातु हाइड्रोजन नहीं विस्थापित करती है, वह हमारी कॉपर धातु होती है, ठीक है। हम लोग अगर बात करते हैं ऐसी कौन सी धातु होती है जो किसी अम्ल से अभिक्रिया करती तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है, वह हमारी कॉपर धातु होती है, यानी Cu यानी कॉपर धातु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, वह धातु जो ठंडे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। वह धातु जो ठंडे जल के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, वह धातु हमारी कौन सी होती है, ठीक है। तो वह धातु जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है वह धातु हमारी कौन सी होती है, तो प्यारे साथी वह हमारी सोडियम धातु होती है। ऑप्शन नंबर गा को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। फिर हमारे क्वेश्चन नंबर आगे 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है। तो ऐसे में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से हमारा कौन सा जो तत्व है वह हमारा धात्विक तत्व है। तो आपको बताना है कौन सा हमारा धात्विक तत्व है, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ हमारा धात्विक तत्व कौन सा है, तो आप लोग यहाँ से बिल्कुल लिथियम को बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लिथियम को बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है मेरे प्यारे साथी वह क्या होता है। और इन सभी क्वेश्चंस पर अगर आप देखोगे तो ये 3 साल में लगातार आपके बराबर क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, और मैं हर बार इसी बात पर जोर दे रहा हूँ कि हमारी टीम ने जो बिल्कुल मिल करके ई बुक रेडी की है ना, ये ई बुक, इसमें हमने जो चीज़ें की है ना, इसमें जो आपके लिए बेस्ट दिया है ना, और इसमें जो हमने MCQ दिए हैं, इसमें जो हमने मॉडल पेपर दिए हैं, अगर आपने केवल मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर ली ई बुक से, तो मेरे प्यारे साथी आप एवरी सब्जेक्ट में 80 से ज़्यादा नंबर लाओगे, और 100% चांसेस है कि मॉडल पेपर से ही आपको पेपर मिल जाएगा अगर आपने केवल हमारे द्वारा बनाए गए 10 मॉडल पेपर को देख लिया। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा भाई। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 15 रुपये है, और आप सभी को बता देते हैं कि आपके सारे सब्जेक्ट के पेपर होने वाले हैं, तो अगर आप सभी की ले लेंगे तो 75 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी? तो आप सभी को मैंने बता दिया है कि भाई आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, हिंदी इंग्लिश साइंस सभी का आपको लिंक बाकायदा मिल जाएगा, ठीक है। और गूगल पे, फ़ोन पे, जिस भी पे से आप करना चाहते हो मात्र 15 रुपये में आप पे करके भाई ले सकते हैं। गुरु दक्षिणा समझ सकते हो कि हमने आप गुरु दक्षिणा दे दी और भैया जी ने हमें चीज़ें दी हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ।
तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि भाई एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, तो आप लोग बिल्कुल सही टिक लगाएंगे एथेनॉल को, ठीक है। एथेनॉल हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है? एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है भाई? तो इसका एथेनल होता है, उसका एथेनॉल होता है, इसका एथेनल होता है, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक संतृप्त है? तो देखो एथीन है, मेथेन है, एथिलीन है, एथिल अल्कोहल है, ठीक है। अगर मैं अपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं कि कौन सा कार्बनिक यौगिक है भाई संतृप्त है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भाई कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वह हमारा संतृप्त होता है, ठीक है। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, या तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वह हमारा असंतृप्त होता है, ठीक है। पर यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि जो हमारा मेथेन होता है वह हमारा एक सिंगल बॉन्डिंग वाला तत्व होता है, ठीक है, यौगिक होता है। तो यहाँ से मैं सीधे शब्दों में कह सकता हूँ कि मेथेन कार्बनिक यौगिक हमारा एक संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर ख हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूँ, कह रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? अगर मैं बात करता हूँ कि एल्काइन का सामान्य सूत्र भाई क्या होगा, ठीक है, तो CnH2n, देखो Cn और H2n, ठीक है, इतना बस याद कर लेना CnH2n और इसमें माइनस कर देना 2, तो आपका ये किसका फार्मूला हो जाएगा? ये एल्काइन का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कह रहा है कि क्लोरीन अणु में, ठीक है, क्लोरीन अणु में उपस्थित जो आबंध होता है वह हमारा कौन सा आबंध होता है? तो क्लोरीन अणु में जो उपस्थित आबंध हमारा होता है मेरे प्यारे साथी, वह आपका एक सह संयोजक बंध होता है। क्या होता है? वो हमारा एक सह संयोजक बंध होता है, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे, है ना। तो ये 20 क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथी सबसे पहले एकदम तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको डिस्कस कराता हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए बात करते हैं यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा यहां से कह रहा है, जो कि देख सकते हो 2022, 2023, 2024 में ये क्वेश्चंस पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर हमको बताना है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है। क्वेश्चन में बताना है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है। तो देखो प्रोपेनल एक तरीके से हमारा क्या है, तो आप कहेंगे भैया एल्डिहाइड है। ये क्या हमारा है? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड में जो क्रियात्मक समूह कीटोन है हमारा, कीटोन समूह का तत्व है कीटोन, एल्डिहाइड नहीं कीटोन है हमारा, ठीक, क्या है? कीटोन। और कीटोन में जो हमारा समूह जुड़ा होता है भाई, ठीक है, कीटोन में आप कहेंगे कि सर जी जो भैया जी यहाँ से हमारा जो इसमें समूह जुड़ा होता है वो हमारा CHO समूह होता है। क्या होता है? CHO समूह यहाँ पर हमारा जुड़ा होता है। किसमें भाई? अगर मैं प्रोपेनल की बात करता हूँ तो देखो प्रोपेनल के लास्ट में आता है नल, यानी बोले तो Al, नल बोले तो Al, ठीक है, नल बोले तो Al। और जब L की बात होती है तो वह हमारा डायरेक्ट प्रदर्शित करता है कीटोन समूह को, ठीक है, प्रोपेनल, मेथेनल, ठीक है, ब्यूटेनल, तो ये सारे कीटोन समूह को प्रदर्शित करते हैं। और जब मैं कीटोन समूह की बात करता हूं तो उसमें जो हमारा कह सकते हो कि क्रियात्मक समूह होता है वो हमारा CHO होता है। ओके, तो यहां से हमारा जो बिल्कुल सही आंसर निकलेगा मेरे प्यारे साथी वह हमारा क्या निकलेगा? तो वह हमारा निकलेगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि CHO। इसके बाद देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि देखो सबसे पहले तो हमारा पहला वाला बिल्कुल सही मुझे लग रहा है, ठीक है। तो एक तो इसमें उपस्थित है, ठीक है, दूसरे में नहीं उपस्थित है। कहेंगे क्यों नहीं उपस्थित है भैया जी? और मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपका यहाँ पर भी आपका जो है कीटोन समूह उपस्थित मेरे हिसाब से है नहीं है। यहाँ पर हमारा कीटोन समूह, एक मिनट यार, मुझे लग रहा है कि हमारा एल्डिहाइड समूह है। एक मिनट, प्रोपेनल, मेथेनल, ब्यूटेनल, ठीक है, एक मिनट यार, ये जो थोड़ा सा मिस्टेक कर दी यहाँ पर, कीटोन सही, यहाँ पर एल्डिहाइड होगा। वही मैं सोच रहा था कि भाई कीटोन में जो हमारा समूह उपस्थित होता है वो हमारा कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और बाकी इसके दो समूह खाली होते हैं, तो ये हमारा होता है कीटोन समूह का। और बाकी जो हमारा CHO होता है ये प्रक्रियात्मक समूह होता है हमारा एल्डिहाइड का। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी 21 नंबर क्वेश्चन में, उसको सही कर लेना कि यहाँ पर हमारा जो क्रियात्मक समूह जो हमारा CHO होता है वो हमारा एल्डिहाइड का होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, तो ये जो हमारा प्रक्रियात्मक समूह होता है मेरे प्यारे साथी, ये हमारा होता है
ये हमारा प्रक्रियात्मक समूह कीटोन का होता है। और जब मैं कीटोन की बात करता हूँ तो कार्बन के साथ में क्या होता है कि आपको केवल ऑक्सीजन दिखे और इसके दोनों समूह में कोई ना कोई आपका कार्बनिक यौगिक जुड़ा हुआ हो, ठीक है, कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल यहाँ से सही कर लेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है और इसके एक एक बॉन्डिंग खाली जिसमें हमारे CH3 और CH3 जुड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पर ये हमारा CHO बन जाएगा या फिर COH बन सकता है, ठीक है। CHO मान लो बन गया, यहाँ पर COOH बन गया, यहाँ पर भी हमारा COH बन गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो बिल्कुल राइट आंसर निकलेगा मेरे प्यारे साथी वो डी निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आप डी को बिल्कुल सही कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को नोट करेंगे। कह रहा है कि कॉलम ए और बी का मिलान कीजिएगा, ठीक है। और देखो कितनी बार ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आया है, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग यहाँ बात करेंगे भाई कि यहाँ पर हमारा हेलो एल्केन का कौन सा यौगिक है, ठीक है, एल्कोहल का कौन सा यौगिक है। इसके अलावा 2 प्रश्न और दे रखे हैं। अगर मैं एल्कोहल की बात करता हूं तो इसके लास्ट में जो प्रक्रियात्मक समूह होता है वह OH होता है। अगर मैं एल्केन की बात करता हूं तो यहाँ पर हमारा Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट में हमारा कोई भी कह सकते हो कि यौगिक जुड़ा तत्व जुड़ा होगा, Cl Br, ठीक है। इसके अलावा आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारा Cl देखो जुड़ा हुआ है तो ये हमारा एलो एल्केन का हो जाएगा। यहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है तो ये हमारा भाई एल्कोहल समूह का हो जाएगा, ठीक है। यानी B का पहला और A का हमारा दूसरा। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हो। चलो मैं आपको ले चलता हूँ 2 ऐसे और मिलान वाले यहाँ पर क्वेश्चंस आपको बचे हुए हैं। और मतलब ये एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे साथी तो कीटोन और एल्कीन 2 आपके यहाँ पर बाकायदा तत्व दे रखे हैं। अगर मैं कीटोन समूह की बात करता हूँ तो देखो यार, कीटोन में मैंने आपको बताया था कि कार्बन के साथ में आप लोगों का ऑक्सीजन जुड़ा होगा, वो भी डबल बॉन्ड के साथ, और कार्बन के दोनों कक्ष खाली होंगे। तो देख पा रहे होंगे कि कार्बन यहाँ पर हमारा जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन दो बॉन्डिंग के साथ हमारा जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बचा हुआ ये हमारा एल्कीन समूह का हो जाएगा। और एल्कीन में आप सभी को पता है कि कार्बन के साथ में कार्बन की कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर डबल बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर तो सिंगल है पर यहाँ पर हमारी डबल बॉन्डिंग दे रखी है। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ कि एल्कीन का हमारा ये है, कीटोन का हमारा ये है। वाकायदा हमने एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को समझा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव जो हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है प्यारे साथी वह 4 होती है, ठीक है। नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मनुष्य में अब देखो यहाँ से मेरी बात समझने का कोशिश करना मेरे प्यारे साथी कि यहाँ से हम जितने भी क्वेश्चंस अब डिस्कस करेंगे प्यारे साथी वह सभी के सभी हमारे बायो के क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो बायो के हम सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करेंगे और एवरी स्टूडेंट्स अगर इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो डेफिनेटली प्यारे साथी इससे बाहर क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को केमिस्ट्री हो, बायो हो, फिजिक्स हो, कोई भी आपका भाग हो, कहीं सा भी भाग हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लगभग क्वेश्चंस आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे नोट करो 25 नंबर क्वेश्चंस की मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्यों में जो लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है मेरे प्यारे साथी वह कितनी होती है बताना है। 3 जोड़ी होती। कितनी होती? 3 जोड़ी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है कि यकृत जो होता है वह स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? जठर रस स्रावित करता है कि लार स्रावित करता है? क्या स्रावित करता है कि पित्तरस? ठीक है, फिलहाल यकृत जो होता है वह हमारा पित्तरस स्रावित करता है, जो कि अभी ऑप्शन में आपको मैं दिखाऊंगा, उससे पहले ही आप समझ लो, ठीक है। यकृत हमारा पित्तरस स्रावित करता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं और आपको मैं टिक लगवाता हूं। तो प्यारे साथी यहाँ से हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की, और उससे पहले आप लोगों को गा नंबर को बिल्कुल सही टिक लगा देना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर गा को आप बिल्कुल सही टिक लगा देंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। तो मेरे प्यारे साथी जठर ग्रंथियाँ कहाँ पर उपस्थित होती हैं आपको बताना है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि जठर ग्रंथियाँ आपकी कहाँ पर उपस्थित होती हैं प्यारे साथी, तो आपकी उपस्थित कहाँ पे होती हैं? आपकी उपस्थित होती हैं आमाशय में। कहाँ पे? आमाशय में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आप लोग खा को बिल्कुल यहाँ से सही कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चंस की। कह रहा है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रक्षी कोशिकाएं कहां पर पाई जाती है? 22, 23, 24 में हमारा क्वेश्चंस पूछा गया है। इसको आप जल्दी से नोट कर लें, इस क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। चलिए रक्षी कोशिकाएं कहां पर उपस्थित होती हैं भाई? तो रक्षी कोशिकाएं हमारी उपस्थित होती हैं स्टोमेटा में। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और
हर क्वेश्चन का मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, अब बस याद करते रहना। पौधे में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम द्वारा। ठीक है, पौधे में जो जड़ें होती हैं उनके द्वारा जो जल और खनिज लवणों का जो संवहन होता है वह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो वह प्रक्रिया जाइलम होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, भाई नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मनुष्य में जो वृक्क होता है ये एक तंत्र का भाग होता है। अब बताना ये किससे संबंधित होता है? तो ये हमारा उत्सर्जन से संबंधित होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, तो कि भाई देखो समय हम लोग यहाँ पर ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, आपको बेहतर तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट के अंदर सारे आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो ऑप्शन आप लोग उत्सर्जन को बिल्कुल यहाँ पर सही कर लेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे कि इंसुलिन जो हमारा होता है, इंसुलिन हार्मोन, ये किससे स्रावित होता है? ये स्रावित किससे होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है, पिट्यूटरी ग्रंथियों से होता है कि अग्नाशय से होता है, वर्षण से होता है कि थायराइड ग्रंथि से होता है? ठीक है, तो अगर मैं पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करता हूँ, किसकी? पिट्यूटरी ग्रंथि की, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है ये हमारा कह सकते हो स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय से, थायराइड। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल तो आप लोगों को मैं क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्लास के लिए, है ना, ताकि आप सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएं कि इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है वह कहाँ से स्रावित होता है। ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से कि पिट्यूटरी ग्रंथि से? ठीक है, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, अग्नाशय और आपका थायराइड ग्रंथि। तो देखो बताना है तो आप लोग कोई भी बता देना, पर मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्रंथि और आपका अग्नाशय। तो चलिए सभी लोग कमेंट करके बताना कि राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। आप कमेंट करोगे तो मैं आपकी जो भी कमेंट होगा उसको लाइक करूंगा भाई। ठीक है, और मेरी बात को समझ लेना कि अगर आपको बेहतर स्कोर करना है ना बोर्ड एग्जाम में, आपको 90 से ज़्यादा नंबर लेकर के आने साइंस वाले सब्जेक्ट में, तो इन क्वेश्चंस को तो तैयार कर ही लेना मेरे प्यारे साथी। लेकिन इसी के साथ साथ आपके हितेश भैया ने जो न्यू ईयर में आपके लिए जो चीज़ें दे रहे हैं यार, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये 10 मॉडल पेपर है। और इसको अगर आपने एक बार अच्छे से इसके द्वारा जो बताए गए क्वेश्चन हैं वह तभी कर पाओगे जब इसमें दिए गए एक बार MCQ को पढ़ लोगे। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारी चीज़ें बहुत मिनिमम है। लेकिन अगर आपने केवल उतनी ही तैयार कर ली तो आप लोग यहाँ से एवरी सब्जेक्ट नहीं भाई, साइंस की लोगे तो साइंस में सबसे बेस्ट नंबर 80 से ज़्यादा नंबर लेकर के आओगे। और 10 से 5 दिन, जितने भी दिन आपके पास बचे हैं उतने भी दिन में आप पढ़कर बेहतर नंबर ला सकते हो। हितेश भैया ने केवल अपने छोटे भाई बहनों के लिए चीज़ बनाई है ताकि मिनिमम से मिनिमम अमाउंट हम रखें, और वह अमाउंट हमारा 15 रुपये है। तो आप लोग इसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको हर सब्जेक्ट का ई बुक का लिंक मिल जाएगा, आप जिसका लेना चाहते हैं आप उसका ले सकते हैं। मेरा अगर पर्सनल चॉइस बताओगे भाई कि भैया जी हमें कौन सी लेनी चाहिए पेपर के लिए, तो मैं तो कहूँगा भाई 75 रुपये तो बिल्कुल मिनिमम है ना, बिल्कुल ना के बराबर है भाई। 80 रुपये का तो पिज़्ज़ा मिलता है, बर्गर मिलता है, आप उसको भी खा लेते हो दूसरे तीसरे दिन। तो 75 में तो आप सभी के ले लोगे तो आपके सारे सब्जेक्ट के पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो जाइएगा, तुरंत लीजिएगा और आप भी अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिएगा। बोर्ड एग्जाम हमेशा नहीं आता है, एक बार ही आता है, तो चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ से हम लोग बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है। देखिए, प्रमस्तिष्क जो होता है मेरे प्यारे साथी, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो देखिए, साइटोकाइनिन जो होता है ये भी हमारा होता है लगभग यबसिक। ठीक है, यबसिक जो हमारी अम्ल होती है ये भी हमारा होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि भाई साहब यहाँ से हमारा एस्कॉर्बिक जो अम्ल होता है ना, ये हमारा नहीं होता भाई। मेरे हिसाब से एस्कॉर्बिक अम्ल या साइटोकाइनिन, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है यार? साइटोकाइनिन और एस्कॉर्बिक अम्ल में से आप लोग चलिए मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, साइटोकाइनिन और एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, साइटोकाइनिन और एस्कॉर्बिक अम्ल में से मेरे प्यारे साथी आपको कमेंट करके इसका भी आंसर बताना है कि भैया जी इसका आंसर ये राइट होगा या फिर ये राइट होगा। ठीक है, जितने भी प्यारे साथी कमेंट करेंगे उन सभी की कमेंट को मैं पर्सनली इमोजी वाली जो भी हमारा इमोजी वाला दिल होता है ना, उससे मैं उनकी कमेंट को लाइक करूंगा। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे, हितेश भैया कमेंट को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, इसके बाद 35 नंबर प्रश्न नोट करो कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों का पकना प्रेरित करता है? ऐसा कौन सा पादप हार्मोन होता है जो फलों को पकाता है? ठीक है, चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं और आपको मैं टिक लगवाता हूं।
तो यहां से हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथी वह हमारा साइटोकाइनिन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने पहले वाले मतलब क्वेश्चन नंबर 34 में साइटोकाइनिन की जगह एस्कॉर्बिक अम्ल भरा होगा, ठीक है। तो अगर आपने एस्कॉर्बिक अम्ल भरा तो भाई बिल्कुल सही ऑप्शन है। बस मैं पूछ रहा था कि भाई देखते हैं बच्चे कितने कमेंट करके बताते हैं। फिलहाल एक बार कमेंट जरूर करना जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको पूछा है हाल ही में 34 नंबर और इससे पहले वाला। तो जो भी मैं क्वेश्चन HW के लिए देता हूं आप लोग उनको कमेंट करके उनका। चलिए इसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 36 की, ठीक है भाई। हर एक क्वेश्चन आप लोग पेपर से पहले इनको जरूर तैयार करके जाना, ठीक है। मैं एवरी क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसा बता रहा हूं कि ये पेपर में एकदम आपके छपे हुए हैं, ठीक है। बस आप इन्हें तैयार करना, ठीक है भाई। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग प्यारे साथी नहीं है, ठीक है। तो वाकायदा इसको सबसे पहले तो नोट कर लें कि कौन सा इसमें से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, अंडवाहिनी, ये 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां से आप लोग मादा जनन तंत्र की बात की जा रही है, किसकी? मादा जनन तंत्र की बात की जा रही। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि शुक्रवाहिनी जो होता है नर जनन तंत्र से संबंधित एक भाग है। तो भाई ये मादा जनन तंत्र से संबंधित कहां हो सकता है? तो राइट आंसर हमारा गा हो जाएगा। मानव जनन तंत्र के मादा जनन तंत्र के किस भाग में? मानव नहीं होगा, ये मादा आपके पेपर में यहां मादा लिख के आएगा, ठीक है, मादा। ओके, तो मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है आपको बताना है। तो कॉपर टी किस भाग में लगाई जाती है आपको बताना है। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, इन 4 ऑप्शन में से मेरे प्यारे साथी आपको यह बताना है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है, ठीक है। तो यहां से मैं गर्भाशय को बिल्कुल सही करूंगा, ऑप्शन नंबर गा को बिल्कुल सही करूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करता हूं तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे पर मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किया था। तो अगर मैं बात करता हूं कि निम्न में से किस पर मेंडल ने आनुवांशिकता का जो प्रयोग था वह किया था, तो वह किस पौधे पर किया था, ठीक है। तो यहां से आप सभी बताएंगे कि भैया जी मटर के पौधे पर जो मेंडल थे उन्होंने अपना आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किया था, ठीक है। बाकायदा आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लें, ठीक है, ताकि जब भी क्वेश्चन मैं जो भी आपको करा रहा हूं इन क्वेश्चंस को आप पेपर से पहले रिवीजन करके जाएं। तो इससे पहले इनको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। देखो यार, अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है, तो मैंने आप सभी को लिए ऑप्शन दे रखा भाई, क्योंकि यार आप 15 रुपये में अगर इतनी चीज़ें नहीं ले पा रहे हो, 15 रुपये में इतनी सारी चीज़ें और एक ही पीडीएफ के अंदर, एक ही ई बुक के अंदर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लगभग 300 से ज़्यादा की पेजेस की आपकी ई बुक होगी जहां मैं आपको सारी चीज़ें दूंगा, है ना। हर एक मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, मतलब कि 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर जो मिलेंगे, देखना डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आपको साइंस के क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। 10 से ज़्यादा जो भी मॉडल पेपर इसमें शामिल हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें शामिल हैं प्यारे साथी। और 18 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जा करके जिस भी सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं उसका आप ई बुक ले लें। मेरे प्यारे साथी, आपके हितेश भैया की गारंटी है, 15 रुपये कुछ भी नहीं होते हैं। लोगों ने तो 500 से 600 2000 का कोर्स भी सेल करते हैं, ठीक है। उसमें प्रेशर होता है यार कि भाई ले लिया है, कुछ पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन 15 रुपये में मेरे प्यारे साथी आपके हितेश भैया ने पूरे अप्रैल से लगाकर नवंबर तक काम किया है। और आपको यहां पर मैं भरोसा दिला रहा हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में अपने पेरेंट्स के लिए 80 से ज़्यादा नंबर ले आएंगे। बस एक बार ई बुक आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर ले लेना, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। कह रहा है कि एक संकर संकरण का जो जीनोटाइप अनुपात होता है मेरे प्यारे साथी वह क्या होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहां पर ऑप्शन देखते हैं। तो यहां पर देखिए का, खा, गा, घा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई, ठीक है। ओके, अब मैं यहां से क्या करूंगा भाई, खा को बिल्कुल मैं सही कर लूंगा, यानी खा नंबर आपका जो ऑप्शन हो जाए, खा ऑप्शन आपका, खा ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपका 1:2:1 ये जो आपका अनुपात होता है प्यारे साथी, जीनोटाइप अनुपात होता है, ठीक है। चलो आगे नोट करो 40 नंबर क्वेश्चन की मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है मेरे प्यारे साथी वह टोटल 46 होती है। कितनी होती है? टोटल 46 होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर गा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता आपको 2 डायोप्टर दे रखी है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी आपको बतानी है क्या होगी, कि इसकी फोकस दूरी आपको बतानी है क्या होगी। देखो 20 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर दे रखा है, 40 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर दे रखा है। तो लगभग आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई।
ओके, अब इन 4 ऑप्शन में से मेरे प्यारे साथी आपको यह कमेंट करके बताना है कि इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। और मैं एवरी क्वेश्चन जो करा रहा हूँ पिछले 3 सालों में लगातार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 40 सेंटीमीटर को बिल्कुल सही कर लेंगे, 40 सेंटीमीटर गा नंबर को बिल्कुल सही कर लेंगे। कांच का अपवर्तनांक आपको अधिकतम होता है, तो भाई कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह अधिकतम किसके लिए होता है, तो भाई आप कहेंगे कि बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो जो प्रकाश होता है इसका जो वेग होता है मेरे प्यारे साथी, जो सबसे अधिक होता है ये सघन से, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम की ओर जाती है, किस माध्यम की ओर, विरल माध्यम की ओर जाती है मेरे प्यारे साथी, तो आप कह सकते हैं कि वहां पर क्या होता है, जो वेग होता है सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो बाकायदा आप इसको अच्छे से नोट कर लें, है ना, ताकि देखो यार एक चीज बात याद रखना कि डेफिनेटली अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे और बाद में रिवीजन कर लेंगे ना, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराता हूं। तो यहां से देखिए, आपको जैसे मैंने बताया था जब विरल से मैंने आपको बताया था कि सघन से जब विरल माध्यम में होता है, ठीक है। तो विरल माध्यम यहां पर हमारा सबसे कौन सा है, तो आप कहेंगे जल है, क्या निर्वात है, क्या वायु है, कि कांच है। तो आप कहेंगे प्यारे साथी कि सबसे जो अधिक हमारा यहाँ पर कह सकते हो कि जो वेग होगा वह हमारा वायु में से या तो निर्वात में से किसी एक में होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि वायु या निर्वात में से हमारा कोई एक राइट ऑप्शन होगा, तो आप घा को या तो का को, यानी का और घा में से किसी एक को आप सही लगाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार हमें कमेंट करके बताना प्यारे साथी कि आपको इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर आपको होने वाला है, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट करके बताना कि आपका इन दोनों में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी आपका राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगर मैं 44 की बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी प्यारे साथी, आपको बताना है। तो मेरे जितने भी प्यारे साथी छोटे भाई बहन हैं, मैं आपसे कहूँगा यार कि आप लोग एक बार चीज़ों को समझें और एक बार ई बुक को लेना यार। गारंटी दे रहा हूँ कि भाई 15 रुपए में साइंस में आपको इससे बेहतर चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। ये जो 10 मॉडल पेपर हैं, अगर आपके पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन जाए तो आप कह देना। मैंने पिछले कई सालों का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सब देख करके मैंने इसमें आपके 10 मॉडल पेपर बनाए हैं प्यारे साथी। 15 रुपए में आपकी पूरी साइंस की तैयारी हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके मानव पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जितने भी लॉन्ग टॉपिक हैं सब आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पेपर से पहले यार इस ई बुक को ज़रूर ले लेना यार। बहुत आपसे निवेदन है, बहुत मेहनत करके हमने बनाया है और हम चाहते हैं कि सभी के सभी स्टूडेंट इसको लें, ठीक है। फिलहाल हम लोग वापस क्वेश्चंस पर आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चंस के राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो आप जानते हो कि फोकस दूरी जो होती है ये वक्रता त्रिज्या के भाई आधी होती है। तो जब मैं वक्रता त्रिज्या निकालूंगा तो मैं इसको डबल कर दूंगा ना भाई। तो आप कहेंगे यहां से मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 44 में हमारा 40 सेंटीमीटर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है भाई, 45 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि एक प्रकाश किरण जब अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो आपको परावर्तन कोण का मान बताना है भाई क्या होगा, तो 0 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर गा को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आभासी, सीधा तथा वर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना होगा। तो वस्तु को उत्तल लेंस के सामने लेंस के मुख्य फोकस पर रखना होगा। कहां पर भैया, लेंस के मुख्य फोकस पर। ऑप्शन नंबर ए को ही आप बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। तो 46 नंबर क्वेश्चंस का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बाकायदा इसको अच्छे से नोट कर लें। चलिए मैं आपको ले चलता हूं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं कि एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है तो अपवर्तन कोण का मान आपको आपतन कोण से अधिक होगा यदि किरण गुजरती है। तो आपको बताना है यदि जो किरण होती है गुजरती है, तो जब एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण का जो मान होता है प्यारे साथी वह आपतन कोण से अधिक होगा। कब होगा, जब आपकी प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी। जब सघन से आपकी विरल माध्यम में जाएगी तो आप लोग कह सकते हैं कि जो आपतन कोण का मान होगा वह अधिक होगा। तो सघन से विरल यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है
तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि समतल दर्पण द्वारा, जो हमारा समतल दर्पण होता है, ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है उसके आवर्धन की मैं बात करता हूं तो वह 1 होता है, ठीक है, नोट कर लें। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भाई 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर आपकी होती है। तो बाकायदा आप अच्छे से तरीके से इनको नोट कर लें, ठीक है। अब एक क्वेश्चंस और हमारा बचा है 50 नंबर क्वेश्चंस, और जो भी मेरे प्यारे साथी 50 नंबर क्वेश्चंस तक टिके हुए हैं ना, तो मैं कह रहा हूं आपके लिए भाई बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि अगर आपने यह 50 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, कर लिए हैं, तो बस इनकी प्रैक्टिस कर लेना और पेपर में देखना इससे बाहर क्वेश्चंस आपके आए तो आप कह देना, है ना। और अगर आप पूरे साइंस के पेपर में 70 में मतलब 100 में अगर आप चाहते हो कि साइंस के पेपर में 100 में आपके मिनिमम 85 से ज़्यादा नंबर आए, तो यार मेरी एक गारंटी है 30 नंबर आप स्कूल से ले लेना, और 70 में से मेरी गारंटी है भाई 100% मैं आपको 55 से ज़्यादा नंबर दिला दूंगा। और कब दिलाऊंगा, जब आप इस ई बुक को लोगे और इसको मात्र 5 से 10 दिन अच्छे से पढ़ लेते हो, जो भी इसमें चीज़ें हैं, जो भी इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो भी इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, 3 ही चीज़ें आती हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू। बस इनको पढ़ लेते हो और इनके साथ साथ अगर मॉडल पेपर लगा लेते हो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इधर उधर देख लेते हो, यार 55 से ज़्यादा नंबर आपके 70 में ना आ जाए तो कहना, और टोटल आपके 100 में 85 नंबर ना आ जाए तो कहना, ठीक है। फिलहाल एक बार जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइंस की ई बुक और हिंदी की ई बुक तो जरूर ले लेना यार। 18 फरवरी को आपको अपना पहला पेपर बहुत अच्छे से करके आना है, तो हिंदी का पेपर जो कि आपका पहला पेपर होने वाला है, तो 18 फरवरी से पहले ये 15 रुपये भाई आप लोग बस गुरु दक्षिणा के रूप में समझना कि मैंने कुछ दिया है, और सर ने बहुत अच्छी चीज़ मुझे ई बुक दे दी है, जो कि मेरे 1 घंटे से पहले तक जब मेरा पेपर होने वाला होगा तब तक ये मेरे साथ रहेगी, है ना। तो फिलहाल मैं आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में हैं, जाना चेक करना, है ना। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र मेरे प्यारे साथी 15 रुपये है, एकदम ना के बराबर है ना। फिलहाल जाना और अच्छे से इसको देखना। अब यार एक क्वेश्चन बचा है ना, उसको मैं आपको कराता हूँ। तो अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। देखो यार, पक्षमाभी पेशियां, पुतली कार्निया कौन करता है बताइए। तो देखिए बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा पक्षमाभी पेशियां करती हैं, जिसको हम लोग आइरिस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या होता है, जिसको हम लोग मे बी कॉर्निया बोलते हैं। नहीं, कॉर्निया तो अलग होता है। फिलहाल कमेंट करके बताना 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ठीक है। जितने भी प्यारे साथी क्लास को देख रहे हैं आप लोग, राइट आंसर क्या है ना, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भाई कि राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या है। सभी लोग कमेंट करेंगे और इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। और समाप्त करने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि भाई साहब, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल फ्री में। और इन 50 क्वेश्चंस को तो पेपर से पहले एकदम रट के, घोर के, पी कर चले जाना, अगर आपको 20 में अपने 20 पूरे नंबर लाने हैं। फिलहाल हमने क्या किया है कि आपके लिए ई बुक में जो चीज़ें दी हैं यार, मैं बार बार नहीं कहना चाहता लेकिन कहूँगा, ताकि आप इसको लें और पेपर से पहले अपने पेरेंट्स के सपने को पूरे करें। जब आप अच्छे नंबर लाएंगे तो आपके पेरेंट्स खुश होंगे, आपके पेरेंट्स आपको बधाई देंगे, और ये चीज़ हर स्टूडेंट्स चाहता है यार। अगर आप चाहते हो तो मात्र 15 रुपये में आपके हितेश भैया ने आपके लिए ई बुक रेडी कर दी है। जाना यार, और जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छे स्कोर करना है, जाना उसको ले लेना जा करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, और तैयारी अपनी करते रहना।